हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जीआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर सीट नंबर 3 है, कैपिटल बजटिंग। इसका आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं और यहाँ पे मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है, जिसको पूरा प्रॉपर कोर्स करना हो तो फोन करके जानकारी ले सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरा मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं मनी का टाइम वैल्यू होता है। पहला पॉइंट क्या है? मनी हैज टाइम वैल्यू। मनी हैज टाइम वैल्यू, इसका क्या मतलब समझ में आता है कि मनी का टाइम वैल्यू है। क्या टाइम वैल्यू है? कैसे? क्या समझाइए, समझाना पड़ेगा कैसे होता है, समझते हैं। ये मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है। आज 2008 मान लेते हैं, आज तो 2020 चल रहा है, 2018 ले लीजिए। 2018 में इस पेन का दाम 18 रुपए था, 2019 में इस पेन का दाम 19 रुपए था, 2020 में इस पेन का दाम 20 रुपए था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2018, 2019 और 2020 रखा और मैंने क्या खरीदा है? एक पेन खरीदा है जिसका दाम है यहाँ पर 18 रुपए, फिर बढ़ के 19 रुपए हो गया, बढ़ के 20 रुपए हो गया। क्या समझ में आ रहा है? पहले इसी पेन के लिए मुझे 18 रुपए देना पड़ता था, आज से 2 साल पहले 2018 में। 2019 में 19 रुपए हुआ, 2020 से 20 रुपए, यानी हर साल 1-1 रुपया आपको ज्यादा देना पड़ा ना, ज्यादा हर साल। यानी अगर हम यहां से यहां कंपेयर करें 2 रुपए ज्यादा हो गया। क्यों? मिल तो रहा है वही चीज, मुझे पेनी तो दे रहे हो, कुछ और चीज तो दे नहीं रहे हो, अब मेरे को पेनी दे रहे हो। सर, समय के साथ पैसे की वैल्यू गिरती है, टाइम के साथ पैसे की वैल्यू डाउन होती है। क्यों होता है? इसके साथ बहुत सारा रीजन है, जैसे रॉ मटेरियल, ठीक है, लेबर, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स, इन सभी के दाम बढ़ गए तो आपका पेन का दाम भी बढ़ गया। आया समझ में? इन सभी का दाम बढ़ गया और पेन का दाम बढ़ गया, क्योंकि हमेशा टाइम के साथ मनी का वैल्यू कम होता है, ठीक है। यही बताया गया, टाइम है मनी है टाइम वैल्यू, यानी टाइम के साथ एक नोट बना लीजिए ना, विथ टाइम मनी डेप्रिशिएट्स। क्या हो जाएगा? मनी का वैल्यू कम होता है, मनी वैल्यू डेप्रिशिएट्स। चीज तो वही मिल रहा है बट पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। यहां पे 2 मेन टेक्निक यूज की जाती है। इन्वेस्टमेंट, सेम चीज हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट के केस में, या 2 मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स यूज की जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम लोग करते हैं। या लिख सकते हैं 2 मेन ठीक है, 2 मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यहाँ पे 2 मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए। वो क्या क्या होते हैं? पहला है एनपीवी और आईआर, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आईआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो पहला कौन सा हो गया? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये 2 टेक्निक होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एनपीवी मेथड के ऊपर। तो एनपीवी मेथड में हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू का, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, कहीं भी आप लोन दे रहे हैं या कहीं पैसा लगा रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं अगर आप, तो हमें ये देखना होता है कि आज अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं आप, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो अभी कभी चालू नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर बिल्डिंग बनाने के लिए किसी को पैसा दे रहे हैं, मशीन लगाने के लिए पैसा दे रहे हैं, ऐसा होता है कि अभी दिया और अभी हो जाएगा, चालू नहीं होगा। आपको जमीन रेंट पे या खरीदना पड़ेगा, मशीन अब उसकी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उसकी मशीन बैठाना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, तब होगा।
तो पता चला कि 3 से 4 साल लग गए आपको, या 5 साल लग गए। आज आपने देखा कि जैसे यहाँ पे क्या मैंने बताया, पैसे की वैल्यू घटती है, ठीक है, डिक्रीज होता है। तो आज आपने पैसा लगा रहे हैं, फ्यूचर में पैसा आया आपको, ठीक है, 5 साल का पैसा आपको मिलना चालू हुआ। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, जो फ्यूचर का पैसा मिलेगा ना, उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाना है। फ्यूचर का वैल्यू को क्या लाना होगा, प्रेजेंट वैल्यू में लाके देखना होगा, और कंपेयर करना होगा कि प्रेजेंट वैल्यू में अगर मैंने इतने रुपए लगाया था, तो जो मुझे फ्यूचर में जो पैसा मिल रहा है, क्या वो ज्यादा पैसा हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू के टर्म से? अगर ज्यादा हो रहा है तो ठीक है, फिर पैसा आप लगाएंगे, अगर कम हो रहा है तो नहीं लगाएंगे। यही चीज था इसमें, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली कंपेयर किया जाता है इस चीज को। आप लिख सकते हैं कि इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू of the future cash flows of an investment opportunity which is required to frame the opportunity. In this way, NPV method helps in determining the investment opportunity provides a surplus, ठीक है, when the cash flows is measured in terms of present value, is measured in terms of present value. तो ये क्या बोलता है, यहाँ इन्वॉल्व क्या करता है, ये कंपेयर करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो को। क्या कंपेयर कर रहा है, कितना पैसा लगा रहा है आज की डेट में, कितना पैसा मिलेगा फ्यूचर में, उसको प्रेजेंट वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट फ्यूचर कैश फ्लोज को, जो को भी आप एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, आप इसको करते हैं। और ऐसा करना जरूरी है ताकि आप फ्रेम कर सकें, अपॉर्चुनिटी को समझ सकें। और इस तरीके से एनपीवी मेथड जो होता है ना, आपको मदद करता है डिटरमाइन करने में, पता करने में कि क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे, क्या आपको कोई सरप्लस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रोवाइड्स ए सरप्लस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कैश फ्लोज को मेजर किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में। कैश फ्लोज किसमें मेजर करेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में हम मेजर करते हैं इसको। सारा पॉइंट जो मैं बताता हूं लिखते चलिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अगर एनपीवी नेगेटिव हुआ तो हमें प्रोजेक्ट को नहीं लेना है, क्योंकि प्रोजेक्ट में पैसा नहीं है, सरप्लस में कमी है, ठीक है, और इससे हमारा शेयर होल्डर का वेल्थ कम होगा, इसलिए हम रिजेक्ट कर देंगे इस तरह के प्रपोजल को, ठीक है। इफ एनपीवी इज नेगेटिव, अगर एनपीवी नेगेटिव है, ठीक है, हमें क्या करना है, शुड नॉट बी टेकन, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज
सरप्लस इज डेफिसिट, सरप्लस तो हो नहीं, सरप्लस में कमी आ रहा है, सरप्लस इज डेफिसिट एंड विल reduce the wealth of the shareholders and will reduce the wealth of the shareholders, इसलिए हम लोग इसको रिजेक्टेड। तो आपका एनपीवी अगर नेगेटिव है, ठीक है, सीधी सी बात है, आपको शुड नॉट बी टेकन, इस तरह प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि सरप्लस जो होता है वो कम हो रहा है, रिड्यूस कर देगा जो वेल्थ है शेयर होल्डर्स का, इसलिए हम रिजेक्ट करेंगे। यानी जो शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया वो भी कम हो जाएगा। क्या है, कोई काम करेगा ऐसा क्या कम करने का? हर आदमी अपना पैसा बढ़ाता है, कोई कम नहीं करता है। पर अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो ले लेना है, ठीक है। इसे पांचवा बनाइए, एनपीवी अगर आपका इस पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। फिर अगर एनपीवी प्रोजेक्ट जो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो व्हेन प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर कोई प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपको उस केस में एनपीवी की रैंकिंग करनी होगी और उस अपॉर्चुनिटी को लेना होगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनपीवी वाला होगा, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपको यहाँ पे एनपीवी प्रोवाइड्स रैंकिंग undertakes the investment opportunity, undertakes investment opportunity having highest NPV as positive, ठीक है। तो बोलता है जो प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो वहां पे एनपीवी की रैंकिंग करनी पड़ेगी, एनपीवी की रैंकिंग करनी पड़ेगी और हमें वही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेना है जिसकी हाईएस्ट एनपीवी पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, रोटोमैक और कौन से रिनॉल्ड्स, लिंक, लक्सर, ये सारी कंपनी जो है पेन बनाती है, क्या बनाती है, पेन बनाती है। आप यहां पे देखेंगे कि एनपीवी सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका आता है, सब क्या बनाता है, पेन बनाता है, जिसका भी सबसे ज्यादा एनपीवी पॉजिटिव आएगा उसको आप ले लेंगे, ठीक है। ये हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है तो फॉर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो हमें सिंपली एनपीवी इस पॉजिटिव को ले लेना है, यानी एनपीवी जिसका भी पॉजिटिव होगा उसको एक्सेप्ट करना है। क्या करेंगे, एक्सेप्टेड। और समझ में आ गया क्यों? अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, कोई आदमी कार बना रहा है, कोई आदमी साइकिल बना रहा है, कोई आदमी पेन बना रहा है, कोई आदमी बिस्किट्स बना रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए, इनमें से किसी का कुछ संबंध है आपस में? कोई संबंध नहीं, सब अलग अलग चीज बना रहा है। पर ऊपर में क्या, सब पे सब पेन बना रहे थे, एक ही चीज बना रहे थे, पेन, खाली ब्रांड अलग थी। यहाँ सब चीज, बिस्किट अलग होता है, पेन अलग होता है, साइकिल अलग होता है, कार अलग होता है। इसलिए इसमें सभी प्रोजेक्ट को लेंगे जिसका एनपीवी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो सारा पॉइंट्स प्लीज बनाते चलिए। यहाँ पे जेआईबी का दो तरह का प्रोग्राम है, एक पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स होता है, दूसरा जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जहाँ पे मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ और आपको ऐसा लगेगा टीचर सामने बोर्ड पे पढ़ा रहा है
और ज़्यादा समझ में आएगा आपको उस केस में, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कोर्स आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत डिटेल्ड है ये, ठीक है, डिटेल्ड है। और इसको अगर आप कर रहे हो तो मेरा एक ही बात बोलना है कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन कोर्स है ये, ठीक है। और मैं आपको इन दोनों कोर्स में चूज़ करना रहे तो मैं आपको एक कोर्स चूज़ करने के लिए बोलूँगा, इसलिए कोर्स बेस्ट है, ज़्यादा सेलिंग होता है, ज़्यादा पावरफुल कोर्स है। कंपेयर करेंगे दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 से क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और यहाँ पे रिवीजन नोट है। दोनों जगह की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होती है। प्रिंसिपल का पेपर करेंगे दाम में 600 रुपये, 1200 रुपये। अकाउंटिंग का करेंगे दाम 800 रुपये, इसका दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम में 600 रुपये, इसका दाम 1200 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे दाम 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 968527। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, email ID हो जाएगा seedsinama23@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, ठीक है। थैंक यू।